नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, क्या आगे हमको पढ़ना है, आओ इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिलेबस पर आ जाते हैं। सिलेबस में देख लें हमने क्या पढ़ा है। ये हमारा सिलेबस है। हमने अभी तक देखो एंशियंट कल्चर में कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट ये पढ़ लिया। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8 to 18 सेंचुरी, इसमें गुर्जर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर और रिलेशन विथ दिल्ली सल्तनत में मेवाड़ पढ़ लिया। अब हमको क्या शुरू करना है? रणथंबोर। ठीक है, अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? रणथंबोर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आओ अब हम इसका अध्ययन शुरू करते हैं। तो एक साफ पेज ले लेते हैं, इसके ऊपर हम बना लेते हैं राजस्थान का मैप। रफ मैप बना लो और उसके बाद में हम इसको समझते हैं। यहाँ पर है रणथंबोर, ठीक है। यहाँ सवाई माधोपुर बाद में जाकर बना, काफी बाद में ना। सबसे पहले यहाँ पर क्या है? रणथंबोर। अब देखो, यदि आपने हमारे वो अजमेर के चौहान वाला वीडियो देखा है यदि, तो उसमें मैंने बताया था कि 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, ठीक है। अभी आपको स्टोरी सुनना है ना, मन लगा के स्टोरी सुनो आप। उसके बाद में हम नोट्स पर आएंगे, वगैरह वगैरह बाद में होगा सब कुछ। पहले स्टोरी सुनो, बैकग्राउंड इमेज बनाओ दिमाग में कि अब भाई हम इसे कैसे कनेक्ट हों, हमने पीछे क्या पढ़ा है, आगे क्या पढ़ना है, पूरा एक बार का दिमाग में क्या बनना चाहिए, बैकग्राउंड बन जाना चाहिए। तो तराइन का युद्ध हुआ। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की वो मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान के बाद में जब इसका बेटा था गोविंद राज को मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, पहले तो अजमेर को लूट लिया, लूट के भारी भरकम टैक्स वगैरह लगा दिए और गोविंद राज को क्या सौंप दिया? अजमेर सौंप दिया। बोले कि अब आपको क्या करना है, हमको टैक्स देते रहना है, ठीक है। भारी भरकम टैक्स वगैरह लगा दिए इनके ऊपर, और एक तरीके से ये दिल्ली वालों के अंडर में रहेगा और सामंत के रूप में रहेगा, कोई स्वतंत्र शासक नहीं रहेगा, ठीक है। इन शर्तों के साथ गोविंद राज को सौंप दिया। लेकिन गोविंद राज को कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने क्या यहाँ से इसको निकाल दिया। तो निकालने के बाद गोविंद राज जाता है रणथंबोर, और मोहम्मद गोरी जब यहाँ से लूटपाट कर ली, युद्ध वगैरह सब हो गए, तब उसने यहाँ जो दिल्ली थी, दिल्ली से ये चला गया वापस अपने गजनी चला गया, और पीछे अपना प्रतिनिधि छोड़ के गया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो इसका क्या था? गुलाम था, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो थी नीतियां वगैरह, वो कुतुबुद्दीन ऐबक सब हैंडल कर रहा था। तो गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की परमिशन से रणथंबोर की क्या की थी? स्थापना की थी। ये चीज आपको मालूम है। 1194 ईस्वी में क्या की थी? स्थापना की थी, ये हमने पढ़ा था। अब इसने शर्तें भी मान ली। क्या क्या शर्तें? कि भाई देखो, आपके आगे से आगे वंश चलता जाएगा, हमारे भी आगे से आगे सुल्तान बनते जाएंगे, लेकिन आप हमेशा ही हमें क्या दोगे? टैक्स दोगे, हमारा कहा मानोगे, हम जैसा कहेंगे वैसा करोगे। ऐसी सारी शर्तें मान ली, मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से गुलाम की तरह, ठीक है। अब ये इनको टैक्स भी देता है, और जब ये रणथंबोर बीच में आता है, जब ये आगे जाते हैं ना गुजरात साइड, मालवा साइड, तो ये चौकी के रूप में भी रणथंबोर को इस्तेमाल करते हैं। इन सब शर्तों को मानने के साथ ही गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में रणथंबोर की क्या कर दी थी? स्थापना। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ? गोविंद राज था, गोविंद राज इनका कहना मानता था और आगे से आगे शासन चलता जा रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब देखो, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। कब? मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में। और किस वजह से होती है? पंजाब के वहां पर खोखरों का जो दमन करने गया था, विद्रोह का, उस दौरान इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली का यहाँ पर था, इसका गुलाम था, ये क्या कर देता है? गुलाम वंश की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। और अब ये गुलाम ना रहकर स्वतंत्र शासक के रूप में आगे आ जाता है। गुलाम वंश की स्थापना करता है और क्या बन जाता है? स्वतंत्र शासक बन जाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये गुलाम वंश का क्या होगा? पहला शासक होगा। पहला शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की खुद की मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में, ठीक है। अब इसके बाद में कौन आएगा? 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद में इल्तुतमिश,
इल्तुतमिश यहाँ का क्या बनता है, दिल्ली का शासक बनता है। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1210 से लेके 1236 तक। 1236 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाएगी, इल्तुतमिश की भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। एक बार मैं आपको ये पूरा ही बता देता हूँ ताकि आपको ये दिल्ली वाला क्या रहे, क्लियर रहे दिमाग में। ठीक है, अब 1236 के बाद में इल्तुतमिश होता है, वो अपनी बेटी को यहाँ का क्या बना देता है, सुल्तान बना देता है। ठीक है, तो वो होती है रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक यहाँ पर क्या करती है, शासन करती है। ठीक है, अब देखो रजिया सुल्तान का 1236 से 1240 ईस्वी तक है इसका शासनकाल। 1240 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है, कैथल नाम की जगह है हरियाणा साइड, वहाँ ये किसी अभियान को लेकर जाती है और वहाँ पर डाकुओं के आक्रमण में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जो इल्तुतमिश था ना, इसके बेटे और बेटियां थे, तो इल्तुतमिश सिर्फ इस अपनी बेटी को ही उत्तराधिकारी के रूप में योग्य मानता था, बाकी को योग्य नहीं मानता था। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है रजिया सुल्तान की, तो उसके बाद में इसके भाई वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर क्या बनते हैं, सुल्तान बनते हैं। तो उसके बाद में कौन बनता है, बहराम। तो बहराम है वो 1240 से 42 ईस्वी तक सिर्फ 2 साल ही शासन करता है। उसके बाद में इसका एक और भाई रहता है, उसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह ये शासन करता है 1242 से लेके 46 ईस्वी तक। ये थोड़े थोड़े दिन ही रहते हैं। इसके बाद में इनका एक और भाई होता है, उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ये काफ़ी समय तक रहता है। ये 1246 से लेके 1266 ईस्वी तक रहता है। इसका एक सेनापति होता है, उसका नाम था बलबन। बलबन बहुत ही होशियार आदमी था। ठीक है, जब नासिरुद्दीन महमूद का शासन चल रहा था तब भी वो लगभग कार्य वही देखता था, वो अपने दिशा निर्देश के अनुसार इसको चला देता था, इतना होशियार था। तो इसकी मृत्यु हो जाने के बाद में वो बलबन क्या बन जाता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, और वो रहता है 1266 से लेके 1286 ईस्वी तक। अब इसके आगे का जैसे जैसे अपने काम आएगा ना, वैसे वैसे मैं और बता दूंगा। ठीक है, अभी तक आपने स्टोरी कौन सी पढ़ी, ये 1194 ईस्वी में ये शर्त हो गई, गोविंदराज ने क्या कर दी, रणथंभौर की स्थापना। अब इसके आगे क्या होता है, गोविंदराज के आगे इसके उत्तराधिकारी आते जाते हैं। तो गोविंदराज के बाद में इसका वंशज, गोविंदराज का जो वंशज होता है आगे उत्तराधिकारी, वो वालण भी कहते हैं, ऐसा नाम लिखा हुआ मिलता है। तो ये वालण बनता है यहाँ रणथंभौर का शासक। अब ये भी क्या है, गोविंदराज की तरह ही शांत प्रवृत्ति का ये भी अपना कार्य करता जाता है और उनको टैक्स देता जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक और उत्तराधिकारी आता है, उसका नाम है प्रहलादन। प्रहलादन भी शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यह भी क्या करता है, दिल्ली वालों को टैक्स देता जाता है, जैसे कि इनके पूर्वजों की क्या है, शर्त है, और यह भी अपना काम इसी प्रकार से निकाल देता है। ठीक है, उसके बाद में आता है वीर नारायण। ठीक है, ये वीर नारायण थोड़ा अलग टाइप का आदमी होता है। ये क्या बोलता है, वीर नारायण के समय तब तक यहाँ पर एक शासक बनेगा, उसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक है, ये समय आया ना वीर नारायण का, जब वीर नारायण रणथंभौर का शासक बना, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन हो गया, इल्तुतमिश। यहाँ पर नाम लिख दूं, दिल्ली का सुल्तान बन गया इल्तुतमिश। आ गई बात समझ में। अब ये वीर नारायण होता है ना, वो बोल देता है इल्तुतमिश को कि भाई काहे का टैक्स, कोई टैक्स वैक्स नहीं है, और यहाँ से गुजरना भी मत, अगली बार आए तो अपने सोच विचार के ही आना तू। अब इल्तुतमिश कहता है कि अभी तो ज़्यादा स्थापना किए हुए टाइम ही नहीं हुआ इनको, और हमारे पूर्वजों से तो इन्होंने शर्त रखी थी कि भाई हमारे जो दिल्ली का सुल्तान जो भी होगा उनको ये टैक्स देंगे, ये तो साफ साफ मना कर रहा है। अब देखो भाई, वीर नारायण ने इतनी बात बोली दिल्ली के सुल्तान को, तो कुछ तो सोच समझ कर बोली होगी, बलवान था, शक्तिशाली था, तभी तो बोली भाई। ऐसे तो है नहीं कि मूड में आया बोल दिया कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो इसको पता था कि हम इसका क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। तब इसने क्या किया, वीर नारायण ने इनको कर दिया मना। अब इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश आकर रणथंभौर के किले को चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है। अच्छे तरीके से इनको घेर लिया। अब घेर लिया, लेकिन इसको इल्तुतमिश को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी, और ये वापस कहाँ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है। एक सेकेंड रुकना।
इल्तुतमिश चला गया दिल्ली। अब दिल्ली जाने के बाद में क्या होता है, अब इल्तुतमिश को मालूम चल गया कि हम ऐसे तो रणथंबोर वालों को सीधे सीधे तो हम जीत नहीं सकते। तो इल्तुतमिश क्या करेगा, छल कपट की नीति अपनाएगा कि अब कैसे ही करके छल कपट से इनको क्या करो, जीत दो। तो अब आगे क्या होता है, जैसे ये क्रम है इनका, ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं रणथंबोर के जो शासकों का क्रम, ये क्रम है। अब वीर नारायण से आगे का क्रम बता दूं मैं आपको, ये वीर नारायण हो गया, वीर नारायण से आगे आएगा वाघभट, वाघभट बनेगा यहाँ का शासक। वाघभट के बाद में आएगा आपके जैत्र सिंह, एक सेकेंड, जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह जिसको जय सिम्हा और जय सिंह वगैरह भी इस नाम से भी इसको जाना जाता है, जैत्र सिंह जय सिम्हा के बाद में बनेगा हमीर देव, और हमीर देव के साथ ही अपने रणथंबोर वाली कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये इनका क्या है, क्रम है। चाहे तो आप इनके नंबर डाल लेना, 1 2 3 ऐसे नंबर लगा लेना ना। ये 4 नंबर पर है और 4 पर ही यही है, वही वीर नारायण है, आगे जगह नहीं थी तो यहाँ लिख दिया 5 6 और 7, इनके बारे में पढ़ना है। अब चूंकि 7 ही तो शासक हुए ना, क्योंकि 1194 में तो इनकी क्या हुई थी, स्थापना, और 1301 में हमीर देव की जो पत्नी थी रंगदेवी ने वो शाका वगैरह कर लिया, युद्ध के साथ ही कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो लगभग 107 साल इन्होंने क्या किया था, रणथंबोर पर शासन किया था। अब देखो होता क्या है, जब वीर नारायण है ना, वीर नारायण का ये चाचा बताते हैं वाघभट को, ठीक है। अब छल कपट की नीति अपनाई किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कहा चलो कि भाई हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने आपके साथ क्या की थी, डील की थी, टैक्स वगैरह की बात रखी, अब आप नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, वो लोग भी चले गए, आप वाले बुजुर्ग थे वो भी चले गए, आपके जो पहले जो शासन करते थे यहाँ पर वो भी चले गए, अब हम दोनों के बीच में कैसा मनमुटाव, आओ आप क्या आओ, दिल्ली आओ। तो इल्तुतमिश ने वीर नारायण को काम बुला लिया दिल्ली, किस लिए, छल कपट की नीति से उसको हराने के लिए। तब वाघभट इसको समझाता भी है वीर नारायण को कि अरे यार तुम है ना दिल्ली मत जा, यदि दिल्ली गया तो वो मार देगा, उनके ऐसे कोई प्रीत नहीं है खास, है ना, वो छल कपट की नीति अपना लेते हैं, अपन राजपूत शासकों की तरह वो ऐसे स्वाभिमान वगैरह जो अपने रूल रेगुलेशन को इतना नहीं मानते। लेकिन फिर भी वीर नारायण कहता कि ऐसा थोड़ा ही करेंगे, सब शासकों को मालूम है कि सुल्तान ने मुझे दिल्ली बुलाया है, और आखिर दिल्ली के सुल्तान ने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा। तो बताते हैं वीर नारायण वहाँ दिल्ली चला जाता है, इसकी बातों में आ जाता है, और वहाँ पर विष देकर इसको छल कपट से धोखे से वीर नारायण की वो क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। अब जैसे ही वीर नारायण की क्या होती है, हत्या होती है, ये वापस बनाऊं मैं मैप छोटा सा, वीर नारायण की जैसे ही हत्या होती है यहाँ दिल्ली में, तो पीछे से वाघभट है वो मालवा साइड भाग जाता है, MP मालवा, मालवा साइड कौन भाग जाता है, वाघभट। वाघभट कहता है कि भाई इसके बाद अब मेरा ही नंबर है, और तो कोई बचा नहीं अब शासक बनने वाला, आगे मैं ही हूँ शासक बनने वाला। तो ये क्या करता है, इधर MP मालवा साइड क्या कर जाता है, भाग जाता है। अब इल्तुतमिश है वो इसके पीछे सैनिक भी लगाता है कि इधर उधर कहीं भी ये मिले तो इसको क्या कर दो, मार दो, ताकि हमेशा हमेशा के लिए जो ये रणथंबोर वाली कहानी खत्म हो जाए, कोई चौहानों का कोई वापस उत्तराधिकारी नहीं आया हमारे पास यहाँ। लेकिन वो मिलता नहीं है इस इल्तुतमिश के सैनिकों को। अब ये क्या करता है, थोड़े दिनों के बाद में जब इल्तुतमिश का ध्यान कहीं और हो जाता है, तब ये वाघभट क्या करता है, यहाँ MP गुजरात और इधर ये नीचे वाला क्षेत्र है राजस्थान का, यहाँ घूमता रहता है और अपनी शक्ति को संगठित करता जाता है, ठीक है, सैनिक भर्ती कर रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, क्योंकि इसको मालूम था कि एक ना एक दिन तो इल्तुतमिश के भी क्या आएंगे, बुरे दिन आएंगे, जब ये दिल्ली की जो राजगद्दी है वो खतरे में पड़ेगी, जब यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी तब हम अपने रणथंबोर के किले को वापस क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। ऐसा सोच विचार करके वाघभट अपनी क्या कर रहा है, शक्ति को बढ़ा रहा है। इधर इल्तुतमिश ने रणथंबोर को अपनी एज चौकी बना लिया। आ गई बात समझ में। अब क्या होती है, आगे बात है इस प्रकार कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है, मैंने आपको बताया यहाँ पर 1236 में। अब इल्तुतमिश के घर में एक टेंशन है खुद गई कि इसके जो बेटे हैं वो एक भी उत्तराधिकारी के रूप में योग्य नहीं है। अब योग्य कौन है, इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो बाद में सुल्तान बनती है, तो रजिया सुल्तान तो बाद में हुआ, पहले क्या नाम था उसका, रजिया। अब इल्तुतमिश के मन में आती है कि भाई बेटे तो सारे के सारे नालायक हैं,
ऐसा करते हैं कि रजिया को हम यहाँ की क्या बना देंगे, सुल्तान बना देंगे। लेकिन चूंकि उस समय आपको पता है पितृसत्तात्मक समाज था, आज भी है, तो उस समय महिला को कौन बनने दे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके रजिया क्या करती है, दिल्ली की क्या बन जाती है, सुल्तान। और उसी समय थोड़े दिन बाद में 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की हो जाती है डेथ। अब पीछे से रजिया सुल्तान को सभी गोद रहे हैं, जो अमीर लोग और वहाँ के प्रभावशाली लोग हैं, और जो रजिया के खुद के भाई हैं वो भी राजगद्दी चाहते हैं। तो अब रजिया के खुद के घर में कलह इधर। तो अब क्या हुआ, वाघभट को लगा ये सही समय, कि ये समय ठीक है, ऐसा करते हैं ये सबसे सटीक समय है। अब हम जाकर अपने रणथंभौर का जो किला है उसको वापस अपने अधिकार में लेते हैं। ऐसा सोचकर वाघभट आता है और रणथंभौर के किले को चारों ओर से अच्छे तरीके से घेर लेता है। अंदर ये सारे के सारे मुस्लिम जो सैनिक वगैरह थे उन सबको घेर लिया, बाहर से राशन पानी सब बंद, और युद्ध के लिए उनको ललकार दिया। अब दिल्ली की सुल्तान कौन है, रजिया। अब रजिया का एक सेनापति होता है, बताते हैं इतिहासकार, मालिक हुसैन नाम था। आपने नाम याद रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मालिक हुसैन, इसने सूझबूझ से अपने रण कौशल से बड़ी मुश्किल से यहाँ से सैनिकों को भगाकर कहाँ ले जाता है, दिल्ली ले जाता है। और यहाँ पर वाघभट का क्या हो जाता है, वापस अधिकार हो जाता है। वो अपने किले को वापस अपने अधिकार में ले लेता है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में और क्या क्या होता है समझो आप। वाघभट डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं कि इस युद्ध जो यहाँ पर इस रणथंभौर के किले को अपने अधिकार में लेने के बाद लगभग 12 वर्ष तक वाघभट यहाँ क्या करता है, शासन करता है। ठीक है। अब उसके बाद में वाघभट के बाद में कौन बनेगा भाई यहाँ का अगला उत्तराधिकारी, जैत्र सिंह। अब जैत्र सिंह है, उस जैत्र सिंह का ही नाम है जयसीमा। देखो क्या क्या नाम है इसके, एक तो जैत्र सिंह, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है जय सिंह, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा जयसीमा, ये नाम भी लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है। अब बताते हैं कि इस जयसीमा का ही बेटा कौन था, हमीरदेव। अब इसमें क्या ट्विस्ट क्या है इस कहानी में, कुछ तो बताते हैं कि भाई जो हमीरदेव है वो जयसीमा का सबसे क्या था, बड़ा बेटा था। इस बात का समर्थन कौन करते हैं, जो इतिहासकार हैं हरविलास शारदा। हरविलास शारदा बताते हैं कि ये इसका क्या था, सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन जो गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा है, जिनके मत को सर्वाधिक हम प्रबल मानते हैं, वो बताते हैं कि नहीं, हमीरदेव है वो क्या था, 3 नंबर का बेटा था इसके। मतलब इससे बड़े भी 2 थे, इसका नंबर कौन सा था, 3रे नंबर का बेटा था ये हमीरदेव। लेकिन चूंकि जैत्र सिंह और जय सिंह है, जो नाम है जैत्र सिंह को योग्य कौन लगा, हमीरदेव चौहान, इसलिए इसने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, वो भी अपने जीते जी। ठीक है। इसने अपनी मृत्यु से पहले ही इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इसका राज तिलक भी कर दिया। ठीक है। तो अब ये 3रे नंबर का था, तो शेष 2 कौन थे, तो उनका नाम था, एक का नाम था वीरमा, एक का नाम था सुर तराना। ये 2 नाम के और थे। ठीक है। याद रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे रजिया सुल्तान वगैरह वो बन गए। अब आपको क्या लगता है कि भाई अब रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान के बाद में उसके भाई आए, एक बहराम आया, एक अलाउद्दीन मसूद शाह आया। ठीक है। अब इनका शासनकाल तो थोड़ा थोड़ा था। ठीक है। इनका शासनकाल निकल गया। उसके बाद में कौन आता है, नासिरुद्दीन महमूद। इसका शासनकाल काफ़ी लंबा है। अब ये नासिरुद्दीन महमूद है ना, वो इस पर लगातार क्या करेगा, आक्रमण करेगा। किस पर करेगा, जैत्र सिंह, जय सिंह, जो जयसीमा है, इसके ऊपर। अब चूंकि वाघभट की कहानी हो गई खत्म। ठीक है। अब वाघभट की खुद की मृत्यु हो जाती है। कब होती है वाघभट की मृत्यु, 1248 ईस्वी में वाघभट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वाघभट की मृत्यु हो जाती है 1248 ईस्वी में। अब देखो वापस देखो वो दिल्ली वाला सुल्तानों का चार्ट। अब देखो 1246। ठीक है। अब 1246 से आगे आएगा 2 साल बाद में 1248।
मतलब 1248 ईस्वी में वाघ भट्ट की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मतलब कि वाघ भट्ट की मृत्यु के समय यहाँ दिल्ली का सुल्तान कौन था, नासिरुद्दीन महमूद। क्योंकि ये जब शासन बार अपने हाथ में लेता है उसके 2 साल बाद ही तो खत्म होता है वाघ भट्ट। अब वाघ भट्ट के बाद में कौन बनता है अपने यहाँ पर, जैत्र सिंह जयसिम्हा, ये बना शासक। तो अब क्या होंगे, क्या अपने जो आक्रमण होने बंद हो जाएंगे? बंद नहीं होंगे, आक्रमण उसी हिसाब से लगातार होते जाएंगे। अब आक्रमण कौन करेगा? क्या नासिरुद्दीन महमूद करेगा? नहीं, नासिरुद्दीन महमूद का एक सेनापति था जिसका नाम मैंने बताया था आपको, क्या था, बलबन। ये शासक तो बाद में बनता है 1266 ईस्वी में, जब इसकी मृत्यु हो जाती है नासिरुद्दीन महमूद की। तब तक सेनापति कौन है, बलबन। अब बलबन क्या करता है, बलबन है वो लगातार इसको भरता रहता है कि भाई आप इधर करो महाराज, ऐसे करो वैसे करो। मतलब ये पूरा एकदम इंटेलिजेंट आदमी था, ये पूरा कंट्रोल कर लेता था नासिरुद्दीन महमूद को। तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन के नेतृत्व में यहाँ पर, कहाँ पर, रणथंबोर पर सेना भेजी थी। कब कब भेजी? 2 बार भेजी। एक तो 1253 ईस्वी में और एक 1257 ईस्वी में 2 बार सेना भेजी, लेकिन दोनों ही बार इसको कोई सफलता हाथ नहीं लगती। आ गई बात समझ में? अब ये कहानी है यहीं तक इसकी, जैत्र सिंह की। अब जैत्र सिंह के बाद में शासक कौन आता है? हमीर देव आता है, इसका उत्तराधिकारी। तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़े से नोट्स पढ़ लेते हैं। आओ नोट्स पर। अब देखो, दिल्ली सल्तनत और रणथंबोर, ये अपना आज का क्या है, टॉपिक है। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र गोविंदराज 1194 ईस्वी में रणथंबोर की क्या करता है, स्थापना करता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही नोट करवा दी। अब देखो, गोविंदराज के बाद में वालन के बाद में प्रहलादन के बाद में वीर नारायण के बाद में वाघभट्ट के बाद में कौन आएगा, जैत्र सिंह के बाद में कौन आएगा, हमीर देव। ठीक है। वीर नारायण ने सुल्तान के रणथंबोर पर किए गए आक्रमण को क्या कर दिया था, विफल कर दिया था। वीर नारायण ने इल्तुतमिश के आक्रमण को विफल किया। उसके बाद में उसने धोखे से उसको वहां पर बुलाया, पहले तो दिल्ली, और वहां उसको धोखे से छल कपट की नीति को अपनाते हुए दिल्ली में इल्तुतमिश द्वारा इसका क्या करवा दिया गया, वध करवा दिया। बाद में क्या हुआ, इसी वंश का वाघभट्ट पुनः अधिकार करता है और बलबन से कई बार युद्ध भी करता है। अब वाघभट्ट के भी युद्ध होते हैं बलबन से, क्यों होते हैं? देखो यहां पर, ये रे नोट्स, इसमें देखो, इसकी मृत्यु तो होगी 1248 में, किसकी, वाघभट्ट की, जो कि मैंने बताया। तो तब तक यहां पर 1248, 2 साल तो रहेगा ना नासिरुद्दीन महमूद का शासन। तो उस समय आक्रमण करने कौन आएगा, बलबन आएगा। आ गई बात समझ में? तो बलबन कई बार युद्ध करता है और 1248 ईस्वी में वाघभट्ट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आगे देखो, वाघभट्ट के बाद इसका पुत्र जैत्र सिंह जयसिम्हा यहाँ का शासक बना। मीनास सिराज में वाघभट्ट को क्या बताया गया है, महान राजा बताया है। ठीक है, ये चीजें ये ध्यान में रखना। रणथंबोर का सर्वाधिक प्रतापी एवं अंतिम शासक कौन था, जैत्र सिंह जयसिम्हा, ये एक ही है ना। जयसिम्हा का तीसरा पुत्र कौन, हमीर देव चौहान हुआ, जो सन 1282 ईस्वी में रणथंबोर की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और ये दिल्ली के मुस्लिम शासकों का वो चार्ट वगैरह है जो मैंने नोट्स में बनाया ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 1236 किस किस का क्या क्या है ना। और नोट्स में से और लिख लेना, जैसे कोई कमी रह गई हो यहाँ पर, तो देखो ये नोट्स में सारा लिखा हुआ, मोहम्मद गोरी से लेके आगे तक का, ये सारा आप अच्छे से वीडियो को रोक के नोट कर लेना। आ गई बात समझ में? अब उसके बाद में कौन है, हमीर देव। अब हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ेंगे कि हमीर देव चौहान ने क्या क्या काम किया था। ठीक है, तो हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में रणथंबोर का इंट्रो वगैरह हो गया, हमीर देव चौहान तक हम पहुंच गए। अब अगला वीडियो आएगा ना, उसमें हमीर देव चौहान की पहले पूरी स्टोरी सुनाएंगे आपको, उसके बाद में वो अलाउद्दीन खिलजी वाला शाका की सारी स्टोरी सुना के, और बाद में सीक्वेंस से आपको क्या पढ़ा देंगे, नोट्स पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप 2 बार देखना, एक बार में समझ में नहीं आए तो एक बार और देखना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों।